बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला MCQ हमारे पास है कमांड टू रिज्यूम द एग्जीक्यूशन सस्पेंडेड जॉब। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात हो रही है रिज्यूम, ठीक है, और सस्पेंडेड। तो किसी भी हमारे प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए, जॉब्स को सस्पेंड करने के लिए इन फोरग्राउंड, तो हम उसके लिए FG को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। FG कमांड को हम लगाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इन बाकी को भी देख लें कि BG यहाँ पे क्यों है, इसका मतलब क्या होता है, BG कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, जॉब कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं, किल कमांड को हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो इन्हें भी हम साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले FG की बात हुई तो FG को देखें। एक तो हम क्या करते हैं, जॉब्स को सस्पेंड करने के लिए करते हैं, और दूसरा प्रोसेस को मूव कर देते हैं बैकग्राउंड से फोरग्राउंड में, ठीक है। जबकि BG कमांड से हम क्या करते हैं, लिनक्स के अंदर हम जो है वो फोरग्राउंड से प्रोसेस को मूव कर देते हैं बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में मूव कर देते हैं BG कमांड में। और इसको हम इसलिए भी यूज़ करते हैं, BG कमांड को हम प्रोसेस को रन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉब्स कमांड विल लिस्ट ऑल जॉब्स, ये हमें तमाम प्रोसेस की लिस्ट देती है जो कि हमारे जो है वो चल रहे होते हैं हमारे CPU के अंदर, उनकी जो है वो हमें लिस्ट देती है जॉब्स कमांड। किल कमांड क्या करती है, किल कमांड सेंड अ सिग्नल अ प्रोसेस टू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस को जो है ना, ये सिग्नल सेंड करती है। दिस कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस, ये उस प्रोसेस को टर्मिनेट भी कर सकती है, इंटरप्ट भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, क्रैश भी कर सकती है। अब देखिए ज़रा, मुझे पता है आपको इनकी जो है ना समझ नहीं आई, ऊपर से गुजरी है। अभी देखें, इसीलिए मैंने जो है वो यहाँ पे काली लिनक्स भी ओपन करके रखी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पे जो है ना इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ कि असल में वो बात क्या हो रही थी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है ना वो जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखें, सबसे पहले ना मैं अपनी मैं जो है ना रूट डायरेक्टरी में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ sudo su, ये मैं रूट डायरेक्टरी में चला गया। मैंने यहाँ पे पासवर्ड दिया काली, तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चेक करना है कि कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो चल रहे हैं अभी, कौन कौन जॉब्स कमांड से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, अभी तक कोई भी प्रोसेस जो है वो नहीं चल रहा, तो यहाँ पे मैं सबसे देता हूँ पहले कमांड स्लीप 100, यहाँ पे मैं कोई भी प्रोसेस चला लेता हूँ, ठीक है। और अपर सेट साइन जो है वो मैं यहाँ पे देता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में चलेगा, ठीक है, ये प्रोसेस बैकग्राउंड में चलेगा। देखिए, इसने मुझे ये एक एड्रेस दे दिया, ठीक है, और ये एड्रेस पे जो है वो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। मैं जो है वो यहाँ पे देख भी सकता हूँ जॉब्स की कमांड से कि ये प्रोसेस चल रहा है। तो देखें, यहाँ पे हम जॉब्स की कमांड से इसको देख भी सकते हैं कि ये प्रोसेस चल रहा है अभी। आगे देखें, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक और प्रोसेस जो है वो जनरेट कर लेते हैं जी, 2000, और यहाँ पे ये साइन, इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड में चलेगा, तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। एक और प्रोसेस बना लेते हैं 3000 से, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई 2-3 प्रोसेस जो है वो हो जाएं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे 300 लिख देता हूँ, 300, और आगे स्पेस डाल के ये साइन। अच्छा, ये प्रोसेस जो है वो अभी देखें चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये वाला साइन नहीं डाला, इसके एंड पे ये वाला साइन नहीं डाला, तो इसका मतलब है ये प्रोसेस चल रहा है फोरग्राउंड में, लेकिन ये सस्पेंड है, स्टॉप है। जबकि ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं दो प्रोसेस, और ये बैकग्राउंड में चल रहे हैं लेकिन रनिंग पे हैं, और ये फोरग्राउंड में है लेकिन सस्पेंड है, ठीक है। अब मैं फिर से चेक करता हूँ मेरे कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो रनिंग में हैं और कौन कौन से सस्पेंड है। सिर्फ एक तीसरा जो है वो सस्पेंड होगा। देखें, ये देख लें जी, ये तीसरा जो है वो सस्पेंड है, क्योंकि इसको ये और ये फोरग्राउंड में है, और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो फोरग्राउंड में है वो सस्पेंड है, सस्पेंड जॉब्स है। तो देखें, ये सस्पेंड है। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे को भी रिज्यूम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, FG की कमांड से। FG की कमांड हमने यही पढ़ी थी ना, सस्पेंड कर देती है, तो दूसरे को देखें सस्पेंड कर देगी, दूसरा भी रनिंग में है ना प्रोसेस, तो इसे ये सस्पेंड कर देगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ %FG %2। अब देखिए 2 जो है वो रनिंग में है, अभी मैंने Ctrl Z प्रेस किया तो ये सस्पेंड हो गया,
अब देखें दूसरा प्रोसेस भी सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस सस्पेंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसे चलाना है हमने कि हम किसी तरीके से इसको चलाएं, तो हम बीजी की कमांड देंगे और यहाँ पे जो है वो 2, और ये अब कंटिन्यू हो गया है। देखें कंटिन्यू यहाँ पे उन्होंने बता दिया ना, यानी कि अब ये जो दूसरा प्रोसेस है ये रनिंग पे है। हम जॉब्स की कमांड से फिर चेक कर लेते हैं कि रनिंग पे है, तो देखें वो बता रहे हैं जी ये रनिंग पे है। अब हम किल करना चाहते हैं किसी भी अपने प्रोसेस को, जो है वो हम किल करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। देखें सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा उसकी आईडी हम चेक करते हैं पीएस की कमांड से। पीएस की कमांड से हमें थोड़ी सी समरी मिल जाती है कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, उनकी क्या आईडी है, ठीक है। तो देखें पीएस की कमांड से उन्होंने हमें बता दिया कि ये आईडी है, ये प्रोसेस चल रहे हैं, इस टाइम पे चल रहे हैं, और ये जो है वो इसका प्रोसेस का नेम है। अब देखें ये स्लीप के प्रोसेस है ना, मैं यहाँ से ये जो है ना 8790 इस प्रोसेस को किल करना चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। किल की कमांड हमने पढ़ी थी ना कि वो टर्मिनेट कर देता है, किल की कमांड में हमने पढ़ा था टर्मिनेट कर देता है, क्रैश कर देता है, उसको उड़ा देता है यहाँ से। तो देखें यहाँ पे हम किल की कमांड देते हैं, किल की कमांड दी, उसके बाद आपने जो है वो इस प्रोसेस की आईडी देनी है। मैं इस प्रोसेस को किल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इस प्रोसेस की आईडी दे देता हूँ, ये 8790 मैंने उसकी आईडी दे दी और एंटर प्रेस कर दिया। अच्छा जी, किसी और प्रोसेस को करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ 8699 की, 8699। तो देखिए ये उसने जो है वो प्रोसेस 2 को टर्मिनेट कर दिया, प्रोसेस 2 को टर्मिनेट कर दिया उसने, उड़ा दिया यहाँ से। देखिए अब हम जॉब्स की कमांड से देखते हैं तो हमारा प्रोसेस 2 नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ प्रोसेस 2 जो है वो नहीं होगा क्योंकि वो उसने टर्मिनेट कर दिया। प्रोसेस 1 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। अभी देख लें तो देखें 1 भी है, रनिंग पे है, 3 सस्पेंडेड था, तो ये देखें वो सस्पेंड है अभी तक भी, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है क्योंकि 2 जो है वो किल कर दिया गया है, ठीक है। अब हम ये करते हैं कि 3 को भी जो है वो रनिंग पे कर लेते हैं, तो बीजी की कमांड से हम यहाँ पे 3 को भी रनिंग पे कर सकते हैं। तो ये जी ठीक है, कंटिन्यू टर्मिनेट, पहले हमने इसकी कमांड दी थी ना, तो अब उसने इसे टर्मिनेट किया है। जॉब्स की कमांड से देख लेते हैं 3 हमारे पास बचा है या ये भी टर्मिनेट हो गया है। अब देखिए 1 बचा है। अच्छा ए हुआ क्यों है मैं बताता हूँ तो आप लोगों को, 1 मिनट। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने ये वाली आईडी दी थी जो कि कमांड, अभी उसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ठीक है, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया लेकिन वो इस पर काम कर रहा था। तो ये आईडी थी टास्क 3 की। उसने कहा देखें कंटिन्यू तो आपने कर दिया है लेकिन ये तो टर्मिनेट हो गया है, तो इसे उसने खुद ही टर्मिनेट कर दिया क्योंकि हमने पहले कमांड दी हुई थी जब उसने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया था, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास जब हमने दोबारा चेक किया तो हमारे पास सिर्फ एक जो है वो प्रोसेस चल रहा है, बाकी जो है वो सारे टर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, FG कमांड से इस रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं और BG कमांड से सस्पेंड प्रोसेस को रनिंग पे ला सकते हैं, ठीक है। और किल कमांड से उसको किल कर सकते हैं। PS कमांड से आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं जैसे कि हमने ऊपर चेक की थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसकी समझ आई होगी। आगे देखें, नीचे आ जाएं थोड़ा सा, देखें कमांड इन लिनक्स इज़ यूज टू कॉपी फाइल। कॉपी फाइल करने के लिए हम लिनक्स के अंदर किस कमांड को यूज़ करते हैं, CP कमांड को। CP कमांड जो है वो यूज़ होती है एज मूव के मूव करने के लिए, यानी कि कॉपी करने के लिए फ़ाइल लिनक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा ये MV की तरह है, मूव नहीं सॉरी MV की तरह है। CP कमांड जो है वो बिल्कुल MV की तरह है, लेकिन ये कॉपी फाइल करने के लिए लिनक्स में इस्तेमाल होती है। जबकि IS क्यों इस्तेमाल होती है तो ये भी देख लें। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड कमांड इन लिनक्स टू लिस्ट डायरेक्टरीज, डायरेक्टरी की लिस्ट को चेक करने के लिए हम LS कमांड को यूज़ करते हैं, ये LS है, ठीक है। उसके बाद देखिए MV कमांड को क्यों हम यूज़ करते हैं, मूव और रीनेम करने के लिए, फाइल्स को रीनेम करने के लिए हम MV कमांड को यूज़ करते हैं। उसके बाद MKDIR को हम
जो है वो कोई डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को, ठीक है, लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम mkdir की कमांड को यूज़ करते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल करके मैं नहीं दिखाऊंगा, ये तो ईजी है, वो थोड़ा सा मुश्किल था, वो मैंने करके दिखा दिया। आगे देखें, दी प्रोसेस आईडी रिटर्न टू बी चाइल्ड प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल फोर्क सिस्टम एग्जीक्यूशन इज़। थोड़ा सा फोर्क सिस्टम को देख लें, पेंट के अंदर मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, सबसे टॉप पे है, यहाँ पे थोड़ा सा इसे बस आप देख लें कि ये फोर्क सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले देखें, फोर्क सिस्टम के बारे में बताया गया कि फोर्क सिस्टम वी यूज़ फोर्क सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस। एक चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। फोर्क अगर ज़ीरो है तो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, अगर वन पॉजिटिव है तो मतलब ये कि पेरेंट प्रोसेस है, ठीक है। इसको तो हम यूज़ ही नहीं करते, इसको आप भूल जाएं, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि अगर हमारे पास नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट नहीं हुआ। अगर हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव इस चीज़ को डिनोट करता है कि प्रोसेस जो है वो भी क्रिएट ही नहीं हुआ। लेकिन ज़ीरो है तो ज़ीरो जो है वो बताएगा कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया है। वन जो है वो इस चीज़ को डिनोट करेगा कि ये पेरेंट प्रोसेस है, जबकि ज़ीरो इस चीज़ को डिनोट करेगा कि ये चाइल्ड प्रोसेस है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि फोर्क के अंदर जो ज़ीरो जो है वो इस चीज़ को जो है वो बताता है कि यहाँ पे जो है वो चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इन एड्रेसिंग द रेसिपिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। रेसिपिएंट को ज़रूरत नहीं होती कि वो सेंडर का नाम पता करे, तो वो है असिमेट्रिक एड्रेसिंग स्कीम, ठीक है। असिमेट्रिक एड्रेसिंग स्कीम में ये होता है असिमेट्रिक एड्रेसिंग स्कीम में ये होता है कि रेसिपिएंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नेम द सेंडर। नेक्स्ट देखें, a solution to critical section problem must be satisfied following requirement: progress, mutual exclusion, बाउंडेड वेटिंग। तो इसकी ये तीन प्रोसेस हैं, तो ये आप देख लें, ये तीनों जो हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये तीनों तरीके हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, ठीक है। तो आप इसके हैंडआउट से जाके भी देख सकते हैं, इसके जितने तरीके हैं उनको भी अच्छी तरह याद कर लें, ये शॉर्ट में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखें, टाइपिकली जो ये वाली फ़ाइल है ये क्यों यूज़ होती है। देखें, EXECLP, तो EXECLP सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड आफ्टर अ फोर्क सिस्टम कॉल। जब हम एक फोर्क सिस्टम कॉल को यूज़ करते हैं उससे पहले, उसके बाद में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये ट्रू है कि हम जी इसी को ही कॉल करते हैं फोर्क सिस्टम के बाद। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, वी कैन क्रिएट अ थ्रेड बाय यूजिंग दी पी थ्रेड क्रिएट। पी थ्रेड क्रिएट की कमांड से जी हम कर सकते हैं, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं। देखें, थोड़ा सा इसे देख लें, यहाँ पे देखें जो है ना, थ्रेड क्रिएट की कमांड से हम थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं और इसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मैंने नहीं लिखा तो आई थिंक ये मैं भूल गया हूँ, तो आप इसे देख लें कि पी ज्वाइन से हम क्या कर सकते हैं कि टर्मिनेट कर सकते हैं थ्रेड को। इसका मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं बता रहा। और पी क्रिएट की कमांड से हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं न्यू थ्रेड, और पी थ्रेड ज्वाइन की कमांड से जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड को टर्मिनेट कर सकते हैं। आगे आ जाएं, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू टाइम ऑफ कंप्लीटेशन। देखें, कौन सा ऐसा टाइम है वो
टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है। तो देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स कंप्लीट अ प्रोसेस। ये प्रोसेस को यानी कि वो टाइम जिसमें हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। एक प्रोसेस सीपीयू के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। तो देखिए जो एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के लिए जितना टाइम लेता है वो, उसे हम कहते हैं कि ये टर्न अराउंड टाइम है। टर्न अराउंड टाइम है, टर्न होके वो आ रहा है, कंप्लीट होके एक प्रोसेस आ रहा है। उसके बाद वेटिंग टाइम फिर कौन सा होता है। वेटिंग टाइम, टाइम स्पेंड बाय आ यूज़र वेटिंग, सॉरी, टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस वेटिंग इन दी रेडी क्यू। रेडी क्यू के अंदर जो हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं वो जो है ना उतना टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, फॉर गेटिंग द सीपीयू। सीपीयू को तक पहुंचने के लिए वो क्या करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसे हम वेटिंग टाइम कहते हैं। हमारे प्रोसेस जो हैं रेडी क्यू से, रेडी क्यू में सीपीयू के लिए जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो उन्हें वेट करना पड़ता है प्रोसेस को, वो रेडी क्यू में पड़े रहते हैं। सीपीयू तक जाने के लिए उन्हें जो है वो जब बारी आती है तो तब जाते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये सीपीयू है और यानी कि ये सीपीयू है और ये हमारा रेडी क्यू है। तो रेडी क्यू में कुछ प्रोसेस पड़े हुए हैं, उन्हें सीपीयू में जाना है, तो वो जो टाइम वहाँ पे लगेगा, वेट करना पड़ेगा उन्हें, तो उसे हम कहते हैं वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू द अमाउंट ऑफ रेफर टू द अमाउंट ऑफ सॉरी रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ रिक्वेस्ट और कमांड टू बी completed और प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। तो ये देखें एक वो टाइम कि जो एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होके आ रहा है और जो है ना सिस्टम को उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट गई थी, देखिए यहाँ पे दोबारा से हम पढ़ते हैं, इट टेक फॉर अ रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट लेता है और कमांड या कमांड लेता है टू बी कंप्लीट, कंप्लीट होने के लिए, प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम, वो अमाउंट ऑफ टाइम जो एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए जो है वो दरकार होती है, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट पे हमें वो रिस्पॉन्स भी देता है कि ये इसे कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होने में। तो उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। बाकी आप ख़ुद भी इसे रीड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सबके बारे में लिख दिया है, टर्न अराउंड टाइम के बारे में भी, रिस्पॉन्स टाइम के बारे में भी, वेटिंग टाइम के बारे में भी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, ईच प्रोसेस मस्ट बी फर्स्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, दिस सेक्शन फॉर कोड इम्प्लीमेंटेशन, दिस रिक्वेस्ट कॉल्ड दी एंट्री सेक्शन। एंट्री सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन क्या है, रिमाइंडर सेक्शन क्या है। देखें हमारे पास दो एक कोड है, ठीक है, प्रोग्राम है दो। एक प्रोग्राम में क्या होता है कि प्रोग्राम के अंदर, एक मिनट ज़रा, ये देखें प्रोग्राम के अंदर ना पहले नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और फिर जो है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है। क्रिटिकल सेक्शन में ये होता है कि जो चीज़ें, जो वेरिएबल सेम है, जो फंक्शन सेम है, वो हम क्रिटिकल सेक्शन में लिखेंगे। अब दोनों के सेम है ना, तो लिहाजा इन दोनों का ये क्रिटिकल सेक्शन होगा, प्रोग्राम 1 का भी, प्रोग्राम 2 का भी। प्रोग्राम 1 का ये क्रिटिकल सेक्शन है, प्रोग्राम 2 का ये क्रिटिकल सेक्शन है। तो हम ऐसे ही नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते। ये मसला है मेन, कि हम ऐसे ही नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते। पहले हमें एंट्री सेक्शन को के कोड को एग्जीक्यूट करना होगा। अगर तो ये हमें कहता है कि जी आप क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएं, तो फिर हम आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कोड होता है इसे हम कहते हैं एंट्री सेक्शन कोड। थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में नीचे दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। कोई भी प्रोग्राम नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता, उसे एंट्री सेक्शन से गुज़रना पड़ता है। एंट्री सेक्शन में जो कोड है उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है, फिर वो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। यही उसे पहले, यानी उसे पहले जो है वो
ये क्या करना पड़ेगा, एंट्री सेक्शन में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगर तो वो इसे एग्जीक्यूट कर लेता है तो फिर जो है उसे इजाज़त है कि वो जी नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं आ सकता। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन का आपको बता दिया और क्रिटिकल सेक्शन का भी बता दिया। क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें जो है वो वेरिएबल्स यानी कि चीज़ें सेम होती हैं, वेरिएबल्स दोनों प्रोग्राम्स के सेम होंगे तो इसका क्रिटिकल सेक्शन है। तो एंट्री कोड ये है कि जी हम ऐसे ही नॉन क्रिटिकल सेक्शन से क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकते, हमें एंट्री कोड के जो कोड है एंट्री सेक्शन का उसे एग्जीक्यूट करना होगा, फिर जो है वो हम क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यही है कि एंट्री सेक्शन, क्योंकि रिक्वेस्ट परमिशन वो हमें परमिशन देगा, ठीक है। एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन, कि अब आप क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। पहले हमें इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि हमने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है, फिर वो हमें एंट्री सेक्शन बताएगा कि जी अब आप एंट्री सेक्शन में क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट देखें, इफ़ आईपीसी प्रोवाइड, अच्छा आईपीसी प्रोवाइड मैकेनिज्म टू अलाउ प्रोसेस कम्युनिकेट सिंक्रोनाइजेशन दीज एक्शन विदाउट शेयरिंग दी सेम एड्रेसिंग स्पेस। तो इसका जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसका एड्रेसिंग स्पेस ही है, क्योंकि हमें वही जो आईपीसी है ना, ये मैकेनिज़्म हमें प्रोवाइड करता है, अलाउ करता है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंक्रोनाइज सेक्शन से बगैर किसी विदाउट शेयरिंग द सेम एड्रेस स्पेस, ठीक है। एड्रेस स्पेस को शेयर किए बगैर हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोसेस। तो कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा प्रोसेस जो हमें अलाउ करता है वो उसे हम कहते हैं जो है ना वो तो आईपीसी है ना, लेकिन ये आईपीसी क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा, ऐसा प्रोसेस देगा जो हमें अलाउ करेगा सिंक्रोनाइज सेक्शन से बगैर किसी शेयरिंग के हम जो है वो एड्रेसिंग स्पेस से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आग, आगे देखिए हमारे पास है लिनक्स इज़ वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका यूनिक्स है कि लिनक्स जो है वो यूनिक्स का वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मैंने फर्दर कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है, लिनक्स इज़ अ वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ये 1990 में डेवलप किया गया, बनाया गया। उसके बाद जो है वो इसको किसने बनाया, लिनस टॉरवेल्ड ने। तो लिनक्स जो है वो इज़ नाउन एज इट्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इन पर्पज़ के लिए जो है वो लिनक्स को हम यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो है वो हम मज़ीद ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूज़ टू वाइड रेंज ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग सर्वर्स, डेस्कटॉप्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स। तो ये आप देख सकते हैं लिनक्स के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखें उसके बाद करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग, तो हम टाइल्ड कमांड को यूज़ करते हैं उसके लिए, ठीक है। टाइल्ड कमांड को हम यूज़ करते हैं। बाकी डॉट को, हैश को, स्लैश को क्यों यूज़ करते हैं ये मैं आपको जो है ना इसके पार्ट 2 में बताऊँगा। एम के फीफो को हम एक लाइब्रेरी कॉल है। देखिए एम के फीफो फंक्शन इज़ पार्ट ऑफ यूनिक्स लिनक्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, इसीलिए फिर इसे जो है वो लाइब्रेरी कॉल के लिए हम यूज़ करते हैं इस फंक्शन को। उसके बाद एक कमांड गिव्स आ स्नैपशॉट। कौन सी कमांड जो है वो हमें स्नैपशॉट देती है, ये मैंने बताया था जब मैंने प्रैक्टिकली भी ऊपर करके दिखाया है ना, तो उसके अंदर मैंने बताया था पीएस कमांड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्नैपशॉट के लिए। चलिए बाकी भी थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जो पीएस कमांड है उसको हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंटली रनिंग प्रोसेस, जो कि करंटली रनिंग कर रहे हैं उन प्रोसेस के लिए हम जो है वो उनकी एक समरी देखने के लिए हम पीएस कमांड को यूज़ करते हैं। टॉप कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं, टॉप कमांड इज़ अ कमांड डैट डिस्प्ले रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, जो कि हमें रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट दी मोस्ट सीपीयू इंटेंसिव प्रोसेस। जो सीपीयू के इंटेंसिटिव प्रोसेस हैं उनके बारे में जो कि सिस्टम पर हैं,
उनके बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम टॉप कमांड को यूज़ करते हैं। हु कमांड हम क्यों यूज़ करते हैं? इज़ अ कमांड दैट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट यूज़र हु आर करेंटली लॉग्ड, कि अभी पहले जो है वो कौन सा यूज़र लॉग्ड हुआ था, लॉगिन हुआ था, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है हु कमांड। ठीक है। उसके बाद ls कमांड क्या करती है? हमें जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करती है, लिस्ट फाइल्स डायरेक्टरी इन अ डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी, कि डायरेक्टरी के अंदर कितनी डायरेक्टरी हैं, ठीक है, फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर हैं, उसके बारे में हमें जो है वो ls कमांड से पता चलता है, ये हमें बताती है। नेक्स्ट देखें, टाइम इंटरवल व्हेन दी IO input output devices are accessed is known as IO burst. देखिए, IO burst is the time interval when the IO devices are accessed. वो टाइम जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस किया जाता है, ठीक है, इज द टाइम इंटरवल व्हेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर एक्सेस्ड। उसके बाद देखिए CPU बस्ट क्या है? ये तो इनपुट आउटपुट था ना, CPU बस्ट क्या है? रेफर टू द टाइम इंटरवल व्हेन CPU इज एक्टिवली प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। जब CPU एक्टिवली प्रोसेसिंग करता है तो वो टाइम इंटरवल जो है वो क्या कहलाता है? CPU बस्ट कहलाता है। उसको जो रेफ़र करता है, उसकी रेफरिंग के लिए, तो उसे हम CPU बस्ट कहते हैं। टाइम स्लाइसिंग क्या है? टाइम स्लाइस जो है इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम डेट CPU इज़ एलोकेट पार्टिकुलर प्रोसेस। वो टाइम जो CPU जो है वो पार्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए देता है, उसे हम कहते हैं टाइम स्लाइस। नेक्स्ट देखें कौन सा एमसीक्यू है हमारे पास। द पर्पस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर। द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग, द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने के लिए करने का जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करने का जो अमल है, उसे हम क्या कहते हैं? जो काम है वो उसे हम क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। और शेड्यूलिंग क्या है? अब शेड्यूलिंग के बारे में भी आपको पता चल जाएगा यहाँ से जी। शेड्यूलिंग क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग विच प्रोसेस शुड रन नेक्स्ट, कि कौन सा वो, ये हमें ये बताता है, शेड्यूलिंग हमें ये बताता है, ये मेरे अल्फाज लिख लें कि शेड्यूलिंग हमें ये बताता है कि अब हमने नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जो है वो रन करना है, तो वो हमें शेड्यूलिंग बताता है, ठीक है, कि आगे हमने कौन सा प्रोसेस जो है वो रन करना है। उसके बाद क्वांटम पीरियड क्या है? क्वांटम पीरियड इज़ द टाइम एलोकेट फॉर अ प्रोसेस टू रन बिफोर इट इंटरप्टेड। टाइम एलोकेट जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू रन बिफोर इट इंटरप्टेड, इंटरप्ट होने से पहले प्रोसेस को की एलोकेट के लिए जो टाइम है उसे हम क्वांटम पीरियड कहते हैं, ठीक है। लेटेंसी क्या है? इज़ द टाइम इट टेक फॉर अ प्रोसेस स्टार्ट, कि एक प्रोसेस, वो टाइम जो एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने के लिए या रिज्यूम होने के लिए लेता है, उसे हम कहते हैं लेटेंसी। आगे देखें, डायरेक्टरी जो है वो इंक्लूड्स एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स इंक्लूडिंग दी कर्नल इमेज। तो ये बूट है। बूट डायरेक्टरी इंक्लूड एसेंशियल सिस्टम बूट फाइल्स इंक्लूडिंग दी कर्नल इमेज। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखें बिन कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं, बूट कमांड को हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास जो है ये हम जो है वो डेव कमांड को क्यों यूज़ करते हैं, ETC कमांड को क्यों यूज़ करते हैं। देखिए ETC कमांड को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये कंटेन कन्फिगरेशन फाइल्स, ये कन्फिगरेशन फाइल्स पर मुश्तमिल होती है। सिस्टम एंड सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम की और सिस्टम के प्रोग्राम्स की कन्फिगरेशन फाइल्स पर ये मुश्तमिल होती है ETC, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं इसलिए। तो डेव जो है वो क्या, वो ये कंटेन होती है जी डिवाइस फाइल्स पे, डेट रिप्रेजेंट डिवाइस फाइल्स
कनेक्टेड टू दी सिस्टम। उसके बाद देखें बूट फाइल जो है वो बूट कंटेन्स फाइल्स नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू बूट इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज। उसके बाद बिन के बारे में थोड़ा सा देख लें। कंटेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, बिन जो है वो कंटेन होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल पे, जबकि बूट जो है वो कंटेन होती है नेसेसरी फॉर द सिस्टम टू बूट। अब यहाँ पे हमने जो इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है इंक्लूड एसेंशियल और नेसेसरी का की मतलब है कि बूट फाइल्स इंक्लूडिंग द कर्नल इमेज, ठीक है, जो कर्नल इमेज के लिए यूज़ होती है उसके उस जिसके अंदर इंक्लूडिंग दी कर्नल इमेज, तो उसे हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूट डायरेक्टरी को। बूट डायरेक्टरी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके लिए इंक्लूड दी कर्नल इमेज। और डायरेक्टरी किसे कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं फोल्डर को। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज़ दी sometimes called the shortest remaining time first scheduling algorithm। तो देखें प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, तो ये सारे हमारे पास यहाँ पे एल्गोरिथम लिखे हुए हैं, तो हम इन्हें देख लेते हैं। देखें ये जो हमारे पास नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, इसे SGF कहते हैं। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब देखिए इसका काम क्या है, ये पूरी स्टेटमेंट आप छोड़ें, यहाँ से देखें विद द शॉर्टेस्ट एग्जीक्यूशन टाइम आर कंप्लीट फर्स्ट, कि जिसकी ये वो एल्गोरिदम है, ये उस प्रोसेस को जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा जिसका टाइम कम होगा, शॉर्ट टाइम होगा जिसका, ठीक है, उसे सबसे पहले जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये एग्जीक्यूट के लिए ही हम जो है वो इन्हें यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वो है कि ये ऐसा एल्गोरिदम है जो कि उस टास्क को, उस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा जिसकी हायर प्रायोरिटी है, ठीक है, हायर प्रायोरिटी वाले को सबसे पहले करेगा। भी तुम्हारे पास हायर प्रायोरिटी है, हायर प्रोटोकॉल है तुम्हारे पास, तुम्हें मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लोअर प्रायोरिटी वाले को कहता है अभी तुम बैठे रहो, मैं तुम्हें बाद में करूँगा, ठीक है, तो कर उसे भी देता है लेकिन ये बाद में करता है। जबकि जिसके पास हायर प्रायोरिटी होती है, जो कि अर्जेंटली होता है प्रोसेस टास्क जो है वो, उसे सबसे पहले जो है ये एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद प्रिम्पटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये जो है ना ये नॉन प्रिम्पटिव है और ये प्रिम्पटिव है। तो ये क्या करता है, ये भी उसी की तरह ही काम करता है, लेकिन एंड अ हायर प्रायोरिटी टास्क कैन इंटरप्ट अ लोअर प्रायोरिटी टास्क, ठीक है, तो ये सेम ऐसा ही है, नॉन प्रिमिटिव जैसा ही है, ठीक है। उसके बाद देखें फर्स्ट कॉमन फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कॉमन नहीं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा उसे ही मैं पहले जो है वो सॉल्व करूँगा, उसे ही पहले जो है वो प्रोसेस करूँगा। ये सही है, ये एल्गोरिदम जो है वो सही काम करता है, लेकिन इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो देखें यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये उस चीज़ को पहले टास्क को करेगा जो पहले आएगा, उसको पहले कंप्लीट करेगा ये, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपने देख लिया है। तो अब इसका जो है वो करेक्ट ये ऑप्शन है प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, क्योंकि एल्गोरिदम शो सम टाइम कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग, इसलिए इसका ये करेक्ट है। उसके बाद देखें सेमाफोर that cause the busy waiting is termed as spin lock। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मॉनिटर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मॉनिटर यूज़ हुआ है ना, तो स्पिन लॉक का तो यही स्टेटमेंट बनती है स्पिन लॉक की, लेकिन आप मॉनिटर की देख लें। मॉनिटर इज़ अ टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म दैट अलाउ ओनली वन थ्रेड टू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्स, के एक थ्रेड जो है वो रिसोर्सेज को, शेयर्ड रिसोर्सेज को सिर्फ एक टाइम में एक्सेस कर सकता है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन देखें और क्रिटिकल सेक्शन देखें। क्रिटिकल रीजन जो है वो इज़ अ सेक्शन ऑफ कोड, ये कोड का सेक्शन है। असल में क्रिटिकल रीजन को ही क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं और क्रिटिकल सेक्शन को ही क्रिटिकल रीजन कहते हैं। तो देखें रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज, स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ क्रिटिकल रीजन, ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन का स्पेसिफिक पोर्शन है। तो आप ये भी कह सकते हैं, ये याद रख सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन ही क्रिटिकल सेक्शन है और क्रिटिकल सेक्शन ही क्रिटिकल रीजन है। तो वैसे मैंने क्रिटिकल सेक्शन के बारे में आपको पहले बता दिया है। तो देखिए आगे हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है। प्रोग्रेस एंड बाउंडेड वेटिंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू सॉल्व क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, तो
जी, ये प्रोग्रेस और बाउंडिंग जो है ना, बाउंडेड वेटिंग, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, क्रिटिकल सेक्शन की, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट देखें असिमेट्रिक के बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मस्ट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये फाल है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन जो है यहाँ पे आप देखें, द एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जबकि यहाँ पे तो उन्होंने लिखा है कि नॉट है, तो नॉट नहीं है भाई, ये तो है, मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, a program is in execution is called a process। जी, तो ये इसका प्रोसेस है कि वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के अंदर है वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। द क्रिटिकल सेक्शन, द क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो ये तीन तरीके तो इसके सोल्यूशन के हैं कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन भी हमारे पास है, ऑपरेटिंग बेस्ड भी है, और ये भी है हार्डवेयर बेस्ड भी है, लेकिन ये फर्मवेयर नहीं है। उन्होंने यही पूछा था ना, एक्सेप्ट बताएं किसके सवाए किसके है, तो फर्मवेयर बेस्ड सोल्यूशन के सवाए बाकी सारे जो हैं वो यूज़ होते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन में। ये देख लें जी, दी बॉटम लेयर, तो बॉटम लेयर जो है वो हार्डवेयर पे काम करती है, हार्डवेयर उस पे काम कर रहा होता है। अप्रोच टू दी ऑपरेटिंग सिस्टम इज़, तो देखें यहाँ पे इसका तो हार्डवेयर है ना, करेक्ट। बाकी यूज़र इंटरफेस को देख लें और कर्नल को देख लें। कर्नल की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, आपने ये लाजमी याद करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कर्नल की छोटी सी डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, तो आप यही याद कर लें। दिस इज़ दी सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ आ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है वो सेंट्रल प्रोसेस है। एक मिनट ज़रा मैं इसे रेज कर लूँ। कर्नल जो है वो क्या है, सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल कंपोनेंट है। डैट मैनेज, जो कि मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो उसको मैनेज करता है कर्नल। एंड कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स की एक एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है कर्नल। और यूज़र इंटरफेस क्या है, दिस रेफर टू वे इन विच आ यूज़र इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज थ्रो आ ग्राफिकल यूज़र फेस एंड दी कमांड लाइन यूज़र फेस। तो ये आप इसे देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। कर्नल की जो है वो बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी देखिएगा। दी मैनुअल पेज कैन बी रीड इन लिनक्स यूजिंग कमांड, तो मैन कमांड से जो है वो हम पेज को रीड करते हैं लिनक्स के अंदर। देखें, मैन कमांड को हम यूज़ करते हैं टू इज़ यूज टू एक्सेस द मैनुअल पेज इन लिनक्स। वैन और DESC ये लिनक्स कमांड का हिस्सा नहीं है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसके बाद देखिए, हेल्प कमांड प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल कमांड्स, हमें जो है वो प्रोवाइड करती है बेसिक इन्फॉर्मेशन हेल्प कमांड, ठीक है।